नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी। क्लास 8 में हम लोग जो है ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मानव संसाधन। और ये आज का ये लास्ट चैप्टर रहेगा। आज से हमारा ये लास्ट चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इतिहास को शुरू करेंगे। तो आज लास्ट चैप्टर है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं और उसको देखते हैं। इसमें लास्ट चैप्टर दिया गया ये मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है? देखिए, संसाधन हम लोग इसके पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, वो संसाधन हो जाता है। और उसमें मानव संसाधन क्या है? जब मानव भी हमारे प्रयोग में आने लगे, जैसे कोई काम क्या है, कोई मान लीजिए इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो हमारे किसी न किसी रूप में वो काम आ रहा है, तो मानव संसाधन हो जाता है। हम इसी पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया है कि लोग ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब प्रकृति की महत्वपूर्ण कब हो जाती है? जब लोग एक दूसरे के लिए उपयोगी हो जाते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से ही उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। मतलब लोगों को जिस प्रकार की जरूरत पड़ती है उस प्रकार से संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या, लक्षण भी बदलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं विश्व में, वो कहीं ना कहीं हर तरह से कोई आयु में, लिंग में, अपनी योग्यता में अलग अलग है। हाँ, और अलग अलग होने की वजह से अपनी वो जो है लक्षण की वजह से, अपने कार्य की वजह से वो अपने कार्य में लगा हुआ है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय जो है, जो 1985 में मंत्रालय का निर्माण, लोगों के कौशल बढ़ाने के लिए एक मंत्रालय का निर्माण हुआ था। हाँ, इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट दिया है, इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? ये संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जन के गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके, उन्हें प्रशिक्षण दे करके और उन्हें योग्य कौशल बना करके योग्यता को उन्हें उत्साहित करने का उद्देश्य था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या का वितरण। देखिए, ये जनसंख्या का वितरण क्या है, इसमें दिखाया ये गया है कि जो विश्व की जनसंख्या है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से पहले मैप से ही समझ लेते हैं। जो विश्व जो अगर देखा जाए, जो विश्व का जो जनसंख्या है, उसमें यह है कि देखिए इसमें क्या दिखा है। एशिया में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एशिया में लोग हैं। एशिया के बाद कहाँ पे? यूरोप वाला। और यूरोप के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद जो मध्य एशिया, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इसके कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए पूरे भारत में 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, कम से कम यहाँ पे तो लग रहा है 70-75% जनसंख्या कहाँ रह रही है? वो एशिया में रहती है। वही इसके बारे में बताया गया है कि विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं सबके बारे में दिखाया है कि किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसको अगर ठीक से देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ से बता रहा है भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए उसे जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग, जो इसको ठीक से समझिएगा, 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करते हैं। मतलब क्या है कि जो जनसंख्या का 90% लोग हैं वो कितने भूभाग पे है? मात्र 30% पर हैं। और विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र कैसे विरल हैं। अब यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं।
मतलब एक ये सब हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय देख चुके हैं ना कि कौन सा होता है। उष्णकटिबंधीय होता है भूमध्य में रेखा के ऊपर से और नीचे से। आगे बढ़ेंगे। विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ये मैप में भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं एशिया और अफ्रीका में कितनी बड़ी जनसंख्या रहती है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये जनसंख्या का एक वितरण दिया हुआ है। इसमें दिखाया है मिलियन। अगर यहाँ भारत की बात की जाए तो ये 2011 की जनगणना का एक पैमाना दिखाया है कि अगर भारत की भी बात की जाए तो कितना है, 1200 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। 1200 मिलियन है, लगभग 120 करोड़। ये 2011 की बात कर रहा है, इस समय की नहीं। इस समय तो 140 पहुँच गई होंगी। आगे देखते, उस समय देखा जाए तो चीन आगे था हमसे। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई में रहने वाले लोग जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया और इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। इसका घनत्व क्या होता है, मतलब पूरा जो जनसंख्या, पूरा वर्ग, जितनी पूरी आबादी है, आबादी में उसमें जनसंख्या का अगर हम उसमें भाग देंगे जनसंख्या का, तो जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाएगा। भारत की जनसंख्या का औसतन घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए हर जगह जनसंख्या तो एक समान है नहीं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो अगर उसका औसतन मिलाएंगे तो 382 प्रति व्यक्ति हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसको देखते हैं। ये देखिए क्या है, जनसंख्या को जो प्रभावित कर रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, उसको प्रभावित कर रही है, तो उसको प्रभावित करने का मेन कारण क्या होता है? उसके बढ़ने का मेन कारण क्या हो सकता है? स्थलाकृति। जैसे लोग क्या होता है, लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में कहाँ रहना पसंद करेंगे? मैदानी भागों में। हाँ, क्यों रहना पसंद? क्योंकि यहाँ पर खेती होगा, विनिर्माण होगा, इसलिए रहेंगे। गंगा के मैदान विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। हाँ, उसी तरह से देखा जाए एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो मतलब जो स्थल की आकृति है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद है जलवायु। जलवायु भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने वाले बसते हैं। मृदा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि मृदा जब उपजाऊ होगी, कृषि के लिए अधिक उपयुक्त भूमि रहेगी। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगही, चांगजियांग, मिस्र में नील उपजाऊ जो है क्षेत्र है। तो क्या होगा, जब ये उपजाऊ क्षेत्र है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। उसके बाद क्या होगा, जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर अलवणीय जल, मतलब खारा जल न हो और शुद्ध जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले होते हैं। खनिज वो होता है। खनिज क्या है? खनिज से क्या हो रहा है, निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खान, मध्य पूर्व में तेल की खोज, इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए अत्यधिक प्रेरित किया है। तो ये हो जाएगा खनिज, जो हो जाएगा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारण। ध्यान देना, ये सारे कैसे कारण हैं? ये सब भौगोलिक कारण हैं। अब आगे बढ़ेंगे हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या हो सकता है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारण क्या है? धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जो धार्मिक क्षेत्र से ही जाने जाते हैं।
जैसे बनारस किस लिए महाकाल की नगरी जाना जाता है। सामाजिकरण, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए पुणे, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है एक तरह से लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव रहता है। अब यहाँ दिया है जनसंख्या परिवर्तन। इसमें परिवर्तन में इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, अगर पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। देखिए इसमें यहाँ से इसको डायग्राम से देखेंगे थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ से देखो जी, विश्व की जनसंख्या जो ये दिखा रहा है इसमें, तो क्या दिखा रहा है, ये 500 ईसा पूर्व, ये मान लीजिए 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1000, फिर 1500, 1800, 1900, 1950, 1947, 1999 और 2025। ये दिखा रहा है कि सारे सन हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और वही दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे कितना है, 100 मिलियन थी, हाँ, वहीं 1900 आते आते 125 मिलियन हो जाती है। और 1999 तक कितना दिखा रहा है, 6000 मिलियन। और जो है 2025 तक कितनी जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है, 8525 मिलियन। मतलब जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिखाया है ये जनसंख्या जो घट रही है या बढ़ रही है या स्थिर रह रही है वो कैसे होती है। यहाँ पे कुछ छोटा था का पॉइंट, एक पॉइंट ही छूटा है। जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अच्छा, ये जीवित लोगों की। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण क्या होता है कि मृत्यु दर कम हो रही, 2 ही लोग मर रहे हैं और पैदा होने वाले 5 हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। अगर हमें जनसंख्या बराबर रखना है तो अगर 3 की मृत्यु हो रही है तो तीन ही पैदा भी होंगे। अगर जनसंख्या में हमें कमी करना है तो जन्म दर, यहाँ पे जन्म दर क्या होगा, 2 हो गई, और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो गई। तो इससे क्या होगी, जनसंख्या में कमी आएगी। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से होना। एक पॉइंट यहाँ दिया है, अप्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे अप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में या देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं। तो ये उत्प्रवासी कौन होते हैं इसे समझेंगे। जो देश छोड़ते हैं उन्हें अप्रवासी लोग कहते हैं, जो देश में आते हैं। क्षेत्र राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि क्या बता रहा है, कि इसमें यही बता रहा है कि जो हमारा उत्प्रवास क्या होता है और अप्रवास क्या होता है। जनसंख्या अगर कोई दूसरी जगह से आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, देश छोड़ रहा है तो क्या कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या का प्रतिरूप, ये दिखाया है कि जनसंख्या का प्रतिरूप किस प्रकार से बढ़े। जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर में मंदे है। इसको मैप से थोड़ा देखें आसान रहेगा। पहले इसको मैप में देखेंगे थोड़ा सा कि जो ये ऊपर वाला है ये क्या है, अति उच्च या सबसे अधिक ना, दूसरा नॉर्मल है उच्च वाला, और तीसरा है आर्ध है, उसके बाद है निम्न है, उसके बाद 0 शून्य है या ख़त्म पे है। तो ये पॉइंट दिया है। अब इसको देखते हैं मैप में।
अगर यहाँ पे देखेंगे ब्लू लाइन में, तो ये कैसी है, जनसंख्या वृद्धि की दर एकदम उच्च है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वाला है। ठीक, उसके बाद उच्च की बात करेंगे तो ये इसके बाद उच्च वाले क्षेत्र रहेंगे। उसके बाद आदर्श, आदर्श में कहाँ आएंगे, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे यहाँ पर, ये वाले, ये तो ये इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश से आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। सही बात है कि अगर कोई जनसंख्या किसी देश की बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आगे और समझाया है, जैसे बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी मृत्यु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अब देखते हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसी के चैप्टर, उसी पॉइंट का। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने की सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। ये जनसंख्या जो संगठन है, संगठक है, हमें सब बताता है व्यक्तियों के बारे में। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो इसमें पिरामिड में बताएगा एक जनसंख्या पिरामिड जैसा से कुल जनसंख्या पिरामिड आयु वर्ग को विभाजित करके, ये इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है यहाँ से। ये दिया है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य में होते हैं। मतलब क्या कर रहा है कि वो राष्ट्र क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि युवा कैसे होते हैं, सकारात्मक हों, उत्साह हो उनके अंदर, एक आशावादी हो और कुशल भी हो। हम भारतीय भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, बस इसमें इतना ही है। अगर कुछ एक चीज़ें कुछ छोटा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम की समस्या थी, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में देखे हैं। जो चीज़ें आपको कम समझ में आई होंगी उसे एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर लिया है कि किस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मानव संसाधन किस प्रकार से इसमें दिया गया है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी NCERT क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री की। जल्द ही कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग उसको भी देखना मत भूलिएगा। और आज की क्लास यहाँ से ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।